हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी साथी जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं या फिर सोशल मीडिया तौर से जो भी जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। और आज मैं फिर से चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 लेकर उपस्थित हूँ, जो हमारे हिंदी 10th क्लास गोदली भाग 2 का हिंदी का बुक है, जो BSc एग्जामिनेशन के तौर पर पढ़ाया जाता है। और इसमें हम लोग काव्य खंड की चर्चा कर रहे हैं, जिसको पद खंड भी कहते हैं। इसके पहले जो हमारे चैनल पे जुड़े हैं या जिन्होंने विजिट किया है उनको पता है कि जो गद्य खंड है, जहाँ पे 11 से 12 जो पाठ हैं उनको कहानी के तौर पे पढ़ा दिया गया है, ऑब्जेक्टिव भी लिखा दिया गया, क्वेश्चन आंसर भी और सारांश भी हो गए। तो अब उसी कड़ी में काव्य खंड को जैसे हम लोग एक वीडियो में सेटअप कर रहे हैं तो पहला वीडियो जैसे मैंने छोड़ा है, आप सभी ने देखा उसमें कि पार्ट 1 और पार्ट 2 की चर्चा है। उसी तरह इसमें भी पार्ट 3 और पार्ट 4 की चर्चा होगी। पार्ट 3 का नाम है अति सुदो स्नेह को मारा गए, जिनको लिखा है घनानंद ने। पहले घनानंद के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने इस लाइन के बारे में क्या कहा है, इस युक्ति के बारे में, इसको जानेंगे। उसी तरह ठीक इसी वीडियो में थोड़ा सा रिलैक्सेशन को लेके हुए पार्ट 4 को देखेंगे, जिसका नाम है स्वदेशी और लिखा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। तो आइए देर न करते हुए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। और पार्ट 3 जो है, जिसके राइटर घनानंद है कवि, उनके बारे में पहले हम लोग बायोग्राफी जानते हैं। रीति योगीन कवि काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। रीति युग का कवि इनको कहा गया है, घनानंद को। रीति युग में इन्होंने बहुत अच्छे काव्य को लिखा है। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ है। 1739 ईस्वी में वो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। नादिर शाह की जो सैनिक थी, अब मुगल इम्पेरर या फिर अब जो इम्पेरर थे पहले के साम्राज्य लोग, उनमें नादिर शाह का नाम भी बहुत अच्छे से और एक अच्छे सम्राट के तौर पे लिया जाता है। उनमें इन्होंने 1739 ईस्वी तक, ये 1739 ईस्वी में मार दिए गए। जन्म हुआ था 1689 में। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। उस समय जब 1739 में इनको गोली मारी गई नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, तब ये उसी समय के मुगल बादशाह के रंगीले, मुगल बादशाह के जो शाह रंगीले थे, उनके यहाँ मीर मुंशी यानी मुंशीगिरी का काम करते थे। ये अच्छे गायक भी थे और बहुत श्रेष्ठ कवि थे। कविताओं का लिखने का संग्रह इन्हें बहुत अच्छा आता था। किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी के वो प्यार करते थे। एक उसमें सुजान नामक नर्तकी की, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। जब दोनों के बीच में अलगाव हुआ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब किदवंती सुजान नामक नर्तकी यानी कि सुजान नामक नर्तकी से जब इनका बिछो हुआ, संबंध बिछो हुआ, तो ये चले गए काव्य रचना करने वृंदावन की तरफ। और सन 1939 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उनके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन में भी आक्रमण किया। और दिल्ली पे जब आक्रमण हुआ था नादिर शाह के सैनिक द्वारा, तो मथुरा और वृंदावन भी अफेक्टेड हुआ था, प्रभावित हुआ था। और वहाँ पे भी धावा बोला गया। बादशाह का मीर मुंशी जाकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और उसे जर 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 3 बार सोना 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 मांगा। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यथेत करते हुए रज 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 धूल, इस पर प्रकुद्ध होकर सिपाहियों ने इसका वध कर दिया। यानी कि अब कहानी को थोड़ा सा अच्छे से हम समझते हैं। पहले घनानंद के बारे में समझ लें कि घनानंद जो थे, इनका 1689 में जन्म हुआ था। 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। अब ये कैसे मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए कब? जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये काम करते थे मुंशी के तौर पे। और वहीं पे ये बहुत अच्छे कवि का भी काम करते थे, लिखने का, और बहुत अच्छे कवि थे, गाने बजाने का भी काम करते थे, बहुत श्रेष्ठ गायक भी थे। और उसी समय उस दौरान इनको सुजान नाम की एक नर्तकी से बहुत ज़्यादा प्रेम था, जो किसी कारणवश आगे चल के नर्तकी से प्रेम बिछो हो गया, अलग हो गए। अलग होने के बाद जब ये वृंदावन चले गए, वृंदावन जाके रहने लगे, तो फिर से क्या हुआ कि नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण किया। और नादिर शाह जब दिल्ली पे आक्रमण किया तो उन्होंने मथुरा और वृंदा पर भी आक्रमण किया। और उस समय इनको घनानंद को पकड़ा गया। और घनानंद को पकड़ने के बाद उन्होंने जर मतलब होता है सोना, उसने सोना मांगा। नादिर शाह के सैनिकों ने सब सोना मांगा। 3 बार उसने बोला जर जर जर, यानी सोना सोना सोना। इन्होंने अपने मुट्ठी से धूल उठाया और सोना नहीं दिया। इन्होंने भी रज रज रज, रज मतलब होता है धूल, रज 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 कह के 3 मुट्ठी धूल दे दिया। इस पे जो नादिर शाह के सैनिक जो थे वो बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के बाद इनका वध कर दिया, इनकी मृत्यु हो गई। घनानंद अब इनके घनानंद के एक दूसरे फेज को देखते हैं। एक तो ये इनका लाइफ स्टाइल हो गया, कैसे इनकी मृत्यु हुई, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ ये रहते थे, क्या करते थे। अब इनके थोड़ा सा लाइफ स्टाइल के बारे में, जर्नी के बारे में।
घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं। इनको प्रेम के पीर का कवि कहा गया है। इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती, वियोग सब कुछ है। यानी कि इनका जो भी कविता लिखा गया है उसमें प्रेम, प्रेम में होने वाला दर्द, मस्ती, वियोग, विछड़न सब कुछ दिखाया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जाबाजी एक ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभूषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यानी कि प्रेम के रास्ते में इस तरह से होनहार कवि या प्रेम पे खुलकर लिखने वाले कवि दोबारा नहीं हुए, ऐसा कहते हैं आचार्य शुक्ल। उनके अनुसार वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना देता है वो सच में अच्छा होता है। ऐसा दावा होता है कि विभिन्न तरंगे उठती है। उनका चित्र घनानंद ने किया है। यानी कि जो प्रेमी हो पहले से और वो बिछड़ जाता हो, तो बिछड़ने के बाद जब वो चीज़ों को बताता है या लिखता है, वो कहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो सच बोल रहा होता है और बहुत ही दर्दनाक वो स्टोरी हो जाती है, जिसको ये सामने से रखते थे। ऐसे बहुत सारे कवि को कविताओं को इन्होंने लिखा है और इसलिए इन्होंने सबसे अलग चरित्र चित्रण किया है प्रेम और उस पर लिखी गई कविताओं का। वियोग, उसके बाद कह रहे हैं कि घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते हुए अपने अलंकार रूढ़ी का सहारा लेने नहीं दौड़ते थे। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते थे। बाहरी लोगों की चेष्टा क्या है, उनकी चाहत कैसी है, वो इस कविताओं को पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे, इससे इनको कोई मतलब नहीं था। इनके लाइफ में जो घटा हुआ था, इन्होंने जो भी अपने जीवनोपरांत जिस चीज़ को देखा हुआ था उस पर ये लिखते थे और चरित्र चित्रण करते थे। वेदना के ताप में मनोविकार को भी इन्होंने लिखा है। अपने मन के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं, मनोवैज्ञानिक चीज़ें, सोच समझदारी, उन सभी चीज़ों को भी लिखा है। और सभी कहते हैं कि ऐसा पहले नहीं देखा गया कोई लेखक जो प्रेम पे इतना खुलकर लिखे। ऐसा थे ये। इनके लक्षण क्या था, मुर्मिकता और प्रायोगिक वैचित्र का ऐसा कवि जैसा कवि उनके 2.25 वर्ष के बाद छायावाद काल में पकड़ा। 2.25 साल का मतलब होता है 200 साल के लगभग। यानी कि इनकी कोई तुलना नहीं थी इनके आसपास के 200 सालों के अंदर में इस प्रकार का कवि जो सभी चीज़ों को एकदम आसानी से रखे और एकदम व्यंग देखे, नए रूप देखे और सभी चेष्टा रूढ़िवादी को छोड़ के प्रेम पर खुल कर लिखे, ऐसा ये कवि माने गए घनानंद। अब क्या होता है कि घनानंद की जो भाषाएं हैं परिष्कृत, उसको देख लेते हैं। घनानंद की भाषा जो है परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये सभी जो भाषाएं हम बोर्ड पे देख रहे हैं, इस तरह की भाषा है जिसमें उन्होंने लिखा है। इनके सवैया और छाणाधर इनके सवैया और धनाछड़ी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं, इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जिनका नाम ये है: सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली इत्यादि। तो ये भी याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अब आते हैं घनानंद के लास्ट कंसेप्ट में कि इन्होंने क्या कहा है और इनके साथ क्या सारी बातें रही हैं। रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम पर स्वच्छंद प्रेम निछावर करने वाले कवि हैं। प्रेमी टाइप का कवि इनको कहा गया है। प्रेमी घनानंद के दो हमेशा प्रस्तुतांक रहते थे, दो चीज़ों को हमेशा ये प्रस्तुत करते थे। ये छंद उनकी घनानंद से लिए गए। ये जो छंद रचनावली है घनानंद से लिया गया है। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अनुक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति देता है। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति हो जाती है। अब इसको समझते हैं कि अति सुदो स्नेह को मारा गया। इसमें इन्होंने बहुत ही मतलब निश्चल मार्ग से प्रेम करना, किसी को प्रेम करना तो एकदम अपने आप को कुर्बान करना, अपने आप को न्यौछावर करना, सेक्रीफाइस के सेंस में इन्होंने कहा है कि ये होता है। और दूसरा है कि जो बारिश जो होता है वो एक तरह का आंसू होता है, तो धरती के विरह में बरसता है। और धरती से बिछड़ने यानी धरती से कितना दूर आसमान और बादल, बारिश जो होता है वो, तो उसके जो पानी गिरते हैं धरती पे, तो जब ये प्यासा और सूखा रहता है तो उसके पानी से ही वो विभोर हो जाता है। तो इसमें भी ये कहा गया कि धरती और आकाश का जो बिछड़न है उसके पानी जो होते हैं आंसू के रूप में गिरते हैं। यहाँ पे उस चीज़ को बताया गया और यहाँ पे प्रेम को एकदम से न्यौछावर करके और अपने आप में एकदम से वेदना, सरल सीधे प्रेम के, इस तरह से बातों को इसमें बताया गया। तो इनका ये लाइन था जो घनानंद से लिया गया। तो इस पार्ट 3 का जब भी हम समरी बनाएंगे या फिर इन सभी चीज़ों को लिखना होगा, तो जब अब आंसू, जैसे आंसू दिख रहा है, इस वर्ड को रखेंगे कि वो ऊपर से जो पानी गिरता है बरसात का, उसको आंसू जैसा माना गया धरती के बिछड़ने के लिए। तो यहाँ पे ये, और स्नेह मतलब होता है प्रेम, प्यार। तो स्नेह जो होता है वो एकदम मार्ग है, सभी चीज़ का मार्ग ही इन्होंने स्नेह को, प्यार को माना है। तो प्रेम के बारे में ये लाइन और आंसू के बारे में ये याद रखें, घनानंद से लिया गया है। और इस तरह से पार्ट 3 के अंतर्गत घनानंद का पूरा लाइफ स्टाइल जो भी मैंने बताया वो लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी था वो लिखेंगे। हम इनके जन्म और मृत्यु को लिख देते हैं। जन्म के लिए आप 1689 सेट करेंगे और 1739
इनकी मृत्यु के लिए शेयर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और इसमें जो 2-3 वर्ड आए हुए हैं, रज रज रज, रज रज रज, ये 3 बार है। और उसके बाद इसमें रज रज के बाद आए हुए हैं जर जर जर, जर जर जर। जहाँ पे बताया गया है कि जर 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 का मतलब सोना 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 है, और रज 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 का मतलब धूल 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 है। तो इस वीडियो में इतना ही है। मैं वीडियो से 15-30 सेकंड के लिए आउट होता हूँ। आप सभी इसको एक बार देख लेंगे, उतारना हो तो उतार लेंगे, डेट ऑफ बर्थ को और इन सभी चीज़ों को लिख लेंगे। और जैसे 30 सेकंड बाद मैं फिर आऊँगा और चैप्टर 4 को इस वीडियो में इंक्लूडिंग करके ख़त्म कर दूंगा। चलिए साथियों, आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि कंप्लीट इसको कर लिया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। अब मैं देर न करते हुए इस वीडियोज़ को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 4 की तरफ आपके ध्यान को आकृष्ट कराना चाहता हूँ। चैप्टर नंबर 4 जो है स्वदेशी है, और इसके जो लेखक हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ये बहुत छोटा सा कह सकते हैं कि कविता का भाग है, पद का काव्य खंड का भाग है, जिसको हम लोग अच्छे से सुनेंगे। जो प्रेमघन है, इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। मैं बार बार प्रोनाउंसिएट करूंगा, आप समझ सकेंगे, वरना बद्री नारायण चौधरी भी सेम नेम है। प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। ये जो थे भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। इनका जन्म 1885 के मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका दिन जो था, मृत्यु जो था 1922 में हुआ था। ये काव्य में और जीवन में दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। इन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया है। 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुनेंगे कि 1874 में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किसने की है, तो प्रेमघन ने। उसके बाद उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इन्होंने साप्ताहिक और मासिक, महीने में एक बार कोई, जैसे अखबार न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं वैसे आना, और सप्ताह में एक बार आना है, दोनों का इन्होंने लिया था। मैं इसको जैसे कंप्लीट करूंगा लास्ट में, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, आप सभी उतारेंगे। अभी इसको सुनते हैं, ठीक है। वे साहित्य सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे हुए हैं। उनकी रचनाएं प्रेमघन सरस्वत नाम से संग्रहित है। प्रेमघन जी के बारे में आप जानते हैं कि प्रेमघन जी निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे, कवि थे, समीक्षक थे, आलोचक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग राम रागन उनके प्रसिद्ध नाटक, यानी प्रसिद्ध नाटक इनके 2 हैं, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया। इन्होंने एक जीवर्ण जनपद लिखा है रचना, जिसमें ग्रामीण जो गांव का जीवन होता है, खुशहाल जीवन जो होता है, इन्होंने बहुत सारे जगहों का भ्रमण भी किया है। तो इनका फर्ज भी बनता है लिखने का, इन्होंने लिखा भी है और बहुत अच्छा से गाँव की प्रस्तुति को उसमें पिरोया है। प्रेमघन ने काव्य रचना में अधिकांश जो भाषा का इस्तेमाल किया वो अवधी भाषा है या ब्रज भाषा है। जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सभी कवियों ने ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। ब्रज भाषा आपको ऐसे ही खड़ी बोली में दोहा की तरह मिल जाएगा, किंतु ये युग के प्रभाव के कारण उसमें खड़ी बोली का व्यवहार और गदोन्मुखता की साफ दिखलाई पड़ती है। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परायण की आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया और साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद के लिए विरोध किया है। और लास्टली पॉइंट ये है कि प्रेम घन ने सरस्वत से संकथित दोहों का युग, दोहा ऐसा इन्होंने लिखा है कि मानो कि स्वदेशी अपने आसपास के लोग जो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं वैसे, तभी तो पाठ का नाम भी स्वदेशी दिया इन्होंने। ये शीर्षक में ये है कि इन दोहों में नव जागरण का स्वर मुखरित है। नव जागरण, नए नए जागरण का, नए नए चीजों का मुखरित किया गया इन्होंने। दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्ष को सार्थकता प्रदान करता है। कवि की चिंता और उनकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। यानी कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर चिंता भी जताया है अभी के समय में, बहुत सारी चीज़ों को अच्छाई से लिखा है जो पुराने ज़माने में थे, और जहाँ जहाँ इन्होंने घूमा है, दर्शन किया है, उन सभी चीज़ों को अपने कविताओं के संग्रह में रखा है। तो इस तरह से जैसे स्वदेशी जो है उसमें का मैं एक कोई दोहा लेना चाहूँगा और उसको मैं आप उसको समझ सकते हैं कि ये क्या है। जैसे
मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधों कहें या क्रिस्तान। यानी कि जो दिखते हैं सामने से वो एक इंसान ही होते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं होती है, बस इंसानियत के तौर पर हम उनको पहचानते हैं। भले ही वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या किसी भी जाति संग्रह से हो, सबको एक दिन खत्म होना पड़ता है, कब्रिस्तान और शमशान की तरफ जाना पड़ता है। तो इसलिए मानवता इंसान में जिंदा जी, ऐसा बहुत है इनका 9-10 दोहा है जिस सबको मैं कंप्लीट करा दूंगा और ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स अभी से लिख दूंगा। अभी फिलहाल जो मैंने हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है स्वदेशी बद्री नारायण का, इसमें 5 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखना जरूरी है। जैसे अगर जन्म की बात की जाए तो जन्म लिखेंगे, जन्म इनका 1855 मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में है, और इनका 1922 में निधन है। 1922 निधन। जो 2 ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हो गया कि बद्रीनारायण चौधरी का जन्म 1855 मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में, बद्रीनारायण चौधरी का मृत्यु जो हुआ है निधन वो 1922 में। फिर 1874 जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1874 में इन्होंने रसिक समाज की स्थापना किया इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने 2 चीज और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा। एक मासिक पत्रिका इन्होंने बनाया था, मासिक पत्रिका जो 1 महीने में एक बार आने वाली होती है, और साप्ताहिक पत्रिका जो सप्ताह में एक बार होती है। हम लोग पत्रिका पढ़ते हैं लेकिन रोज अखबार पढ़ते हैं, वो रोज के लिए होता है। साप्ताहिक और मासिक पत्रिका इन्होंने लिखा था। उसके बाद जो आनंद कादम्बिनी, ये जो मासिक था पत्रिका उसका नाम था आनंद कादम्बिनी, इसको भी रखेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट से। और जो साप्ताहिक पत्रिका था, साप्ताहिक पत्रिका का इन्होंने नाम रखा था नागरी नीरद, यानी कह सकते हैं नागरी नीरद, ठीक है। अब इनके अलावा ये कलकत्ता अधिवेशन के सभापति, एक ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे लिखते हैं, कलकत्ता अधिवेशन सभापति थे ये, याद रखें। तो बद्रीनारायण चौधरी के बारे में हो गया जन्म, मृत्यु, 1874 में जिस समाज की इन्होंने स्थापना की, फिर उन्होंने मासिक पत्रिका लिखा उसका नाम, साप्ताहिक पत्रिका लिखा उसका नाम, कलकत्ता के अधिवेशन में ये सभापति रहे ये, और तब इस तरह से इनको ये सभी चीज़ों को मिला के इन्होंने स्वदेशी चीज़ों को लिखा था। तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि आप सभी बेहतर समझ पाए होंगे। एक बार आप सभी फिर से देख लें, मैं थोड़ा सा अलग होता हूँ जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स होंगे। आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव देख पा रहे हैं, घनानंद की रिकॉर्डिंग ये, और ये ऑब्जेक्टिव के तौर में आएगा। इनके एक लाइन जो होंगे वो होंगे। पार्ट 4 में स्वदेशी है जहाँ पे बद्रीनारायण चौधरी का है, जहाँ पे हम इस सभी ऑब्जेक्टिव को देख पाएंगे। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, मेंशन करें इसको। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे, और अगली वीडियोज में जारी रहेगा हमारा ये सिलसिला। पार्ट 5 और 6 को लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद 7, 8, फिर 9, 10, 2-3 वीडियोज में मैं आपकी काव्य खंड को समाप्त कर दूंगा ऑलमोस्ट 5 दिसंबर से पहले। और उसके बाद हमारे इंग्लिश, SST और साइंस के बचे हुए सब्जेक्ट को चलाया जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियोज़ को देखें, समझें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्त तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।